एक बार फिर से स्वागत है। जय जोहार। आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। अरुण साहब जी, जो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है उसमें एक पंक्ति है कि छत्तीसगढ़ ला गाथा गावत है संसार। और मुझे लगता है कि आज तो वाकई में छत्तीसगढ़ की गाथा पूरी दुनिया गा रही है। और आज जिस बात का जिक्र मनोज सर कर रहे थे कि राष्ट्रपति से आप सम्मानित होकर के आए हैं, आधा दर्जन से ज्यादा पुरस्कार आपने हासिल किया है, कैसे ये संभव हो पाया? मैं आपको बताऊं कि मैं एक सामान्य परिवार का एक कार्यकर्ता हूं और इसलिए काम कैसे होता है, केवल आदेश जारी कर देने से, निर्देश जारी कर देने से काम नहीं होता है। काम के पीछे पूरी ताकत और ऊर्जा लगानी पड़ती है। और हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों की उस समय जो दुर्दशा थी, अव्यवस्था थी, सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुझे नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी दी, तब मुझे लगा कि शहरों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तब मैंने सबसे पहले तय किया कि सभी अधिकारियों से कहूं कि सवेरे 6:30 बजे निकलकर शहर का भ्रमण करें और शहर के सफाई से लेकर विकास के काम आदि कामों पर नजर रखें, मुआवना करें और उसके बाद फिर कार्यालय में आकर काम करें। इसका बहुत बड़ा लाभ ये मिला कि कल आप दूसरों के कहने पर नहीं, अपनी आंख से देख रहे हैं अपने शहर को कि आपकी शहर की व्यवस्था क्या है, विकास के काम जो चल रहे हैं उसकी क्या परिस्थितियां हैं, शहर में कहां कहां पर गंदगी है और कैसे उसको हम स्वच्छ बनाएं। और इसके कारण से एक वेव आया। और जब नगर निगम के आयुक्त निकलेंगे सड़क में सवेरे सवेरे तो पूरा अमला निकल पड़ा, सारे जनप्रतिनिधि निकलते हैं और इसके कारण से पूरे प्रदेश में स्वच्छता का एक वातावरण बना। स्वच्छता पखवाड़ा लगाया, स्वच्छता दीदी लोगों को मोटिवेट किया, उनको सम्मानित किया, उनको प्रेरित किया और जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए जब हमने काम किया तो इस बार स्वच्छता सर्वे 2024-25 में हमारे अधिकांश शहरों की रेटिंग सुधरी है और 6 निकायों को राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है एक छोटे से राज्य के लिए। तो आने वाले समय में और इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं नगरीय निकायों में कि हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने हैं और इसके लिए योजना बनाकर पहली बार प्रदेश में सिटी डेवलपमेंट प्लान बन रहा है जी। अब तक शहरों का अव्यवस्थित विकास होता था, तो मैंने कहा कि अब विकास प्लान करके करेंगे। तो सिटी डेवलपमेंट प्लान सभी शहरों का हम बना रहे हैं, उसके अनुरूप काम करेंगे और इस नाते हमारा शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, ये लगातार काम कर रहे हैं और इसमें जन भागीदारी भी लगातार सुनिश्चित हो रही है। हमारे निकायों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और उसके कारण से ये बड़ा अचीवमेंट मिला है। तो मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी निकाय के जनप्रतिनिधि और जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके मेहनत से छत्तीसगढ़ को बड़ा सम्मान राष्ट्रपति जी के हाथों मिला है। बिल्कुल, और आपने जैसा कहा कि जन भागीदारी बहुत आवश्यक है और छत्तीसगढ़ की जनता भी स्वच्छता को लेकर के बहुत सजग रहती है और इसी वजह से हर एक क्षेत्र में वो छा जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। अभी आपने जिक्र किया कि जितने सदस्य हैं निर्वाचित होकर के आए हैं, लेकिन आपकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ को मैंने भी लंबे वक्त तक कवर किया है। आप बिलासपुर के सांसद भी रहे, उसके बाद आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बड़ी जिम्मेदारी संभाली। अपने नेतृत्व में आपने वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। अब उप मुख्यमंत्री के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी है। 10 आउट ऑफ 10 ऐसे कैसे पॉसिबल है? शहर की जनता क्या चाहती है? शहर की जनता को अच्छी सफाई की व्यवस्था चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी चाहिए, अच्छे नालियां हो, सड़क अच्छे हों और तब शहर की जनता को लगता है कि मेरा शहर अच्छा है और सभी को अपने शहर पर गर्व होता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली सरकार ने शहरों की दुर्दशा कर दी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने शहरों के प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया, लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन किया, विकास के लिए बिना भेदभाव के राशि दी और इसके कारण से शहरों की जनता को समझ में आया कि विकास तो यही करेंगे, शहर को आगे यही बढ़ाएंगे और इसलिए दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 10 नगर निगम में जो चुनाव हुए 10 के 10 में महापौर हमारे जीते जी। और जीत का अंतर छोटा मोटा नहीं। रायपुर राजधानी में हमारे महापौर के प्रत्याशी 1.5 लाख वोटों से जीती और 70 वार्डों में से 60 वार्डों में हमारे पार्षद जीते। ऐसी विक्ट्री और जब जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है तो आपकी जवाबदारी उतनी बढ़ जाती है। तो उसी के अनुरूप हम जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। हमने अभी अपने निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहे हैं कि अच्छी सुविधापूर्ण लाइब्रेरी सभी जिला मुख्यालयों तक लेकर जा रहे हैं लाइब्रेरी को, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे युवा हैं उनको एक स्थान पर पढ़ने की सारी प्रकार की किताबें मिल जाए और अपना भविष्य संवारें, अपना करियर संवारें। तो लगातार ऐसे काम हम कर रहे हैं जो आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 की दिशा में बड़ा कदम होगा। उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारी है नगरों के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए भी, नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर आपके कई सारे वीडियोस हैं जिसकी दिल्ली में बड़ी चर्चा होती है कि उप मुख्यमंत्री जी निकल जाते हैं सड़कों पर, खुद ही बैठ करके तमाम चीजें देखने लगते हैं कि सड़कों की व्यवस्था क्या है, अधिकारियों को फटकार भी लगा देते हैं। देखिए, जब तक आप जमीनी हकीकत को जानेंगे नहीं, कार्यालय में बैठकर आदेश, निर्देश और फरमान जारी करने से काम नहीं होगा। आपको धरातल पर जाकर काम करना पड़ेगा, आपको जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा और जब ऐसा आप काम करेंगे तो सबको मोटिवेशन मिलता है। और जहां पर भी कहीं गड़बड़ी होती है, मैं कार्यालयों में भी चला जाता हूं, कार्यालय की सारी व्यवस्था का निरीक्षण भी करता हूं। किसी तरह की कोई विषय आता है, काम चल रहा है विकास का, तो उसके अवलोकन करने चला जाता हूं, उसकी गुणवत्ता चेक करता हूं। तो कोशिश मेरी यह है कि काम सही तरीके से हो, समयबद्ध तरीके से हो और गुणवत्ता युक्त हो और इसके लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। आप कार्यालय में भी जाकर व्यवस्था देखें, सड़क में जाकर सड़क निर्माण की भी चिंता करें। तो ये आपके काम करने का एक तरीका है जिससे आप काम को और अच्छा कर सकते हैं और उसको गति दे सकते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए तो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे चेहरे मिलते हैं जो कि सड़क पर उतर जाएं और तमाम चीजों को देखें। एक और प्रश्न, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है और वर्षों पहले एक जो छवि बनती थी कि आप एयरपोर्ट से उतरे और नक्सलवाद का जिक्र होता था, लोगों में एक भय का माहौल था, लोग डरते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प लिया है कि अगले वर्ष तक मार्च के महीने में पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में भी देखते भी हैं कि वैसे क्षेत्र जहां पर एक वक्त में नक्सलवाद की गूंज सुनाई देती थी, वहां पर अब सुरक्षा बलों के कैंप्स हैं। बस्तर अभी हाल में ही नक्सल मुक्त हुआ है, अबूझमाड़ के क्षेत्र। ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ है? डबल इंजन की सरकार का क्या योगदान है और अमित शाह के संकल्प पर छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये इच्छा शक्ति का विषय है। जब 2003 में हमारी सरकार बनी प्रदेश में, तो हमारा सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद हमने समाप्त किया और 2008 तक बस्तर में भी बहुत थोड़े हिस्से में नक्सलवाद रह गया था। पर राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में उसके लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्हें पाला पोसा। और फिर जब 2023 में हमारी सरकार बन गई, पूरी ताकत से बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए, बस्तर को विकास के मुख्य धारा में लेकर आने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने
पूरी योजना और रणनीति बनाकर काम किया और आज बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद बचा है। आपने सही कहा कि जिस बस्तर की वादियों में गोली की गूंज सुनाई देती थी, आज उन्हीं बस्तर की वादियों में स्कूल की घंटियां बज रही है। आज उन्हीं क्षेत्रों में नल से पानी आ रहा है। आज उन्हीं क्षेत्रों में सड़कें बन रही है। आज उन क्षेत्रों में बिजली जा रही है। आज उन क्षेत्रों में हमारा मोबाइल यूनिट जाकर लोगों का इलाज कर रहा है और ये परिवर्तन दिख रहा है। और पूरे बस्तर के लोग भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें और बस्तर में विकास हो, तरक्की हो। सरकार की सारी योजनाओं को वहां पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, अमित शाह जी के संकल्प से मार्च 2026 तक नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलवाद बस्तर से पूरी तरह से समाप्त होगा। हम उम्मीद भी यही करते हैं। आपने एक बात मैं और कहूं, जो धारणा आमतौर पर बनी हुई है कि रायपुर एयरपोर्ट में उतरे और दृश्य ऐसा होगा, मैं आपको बताऊं कि रायपुर आज देश के बहुत सुंदर राज्य की राजधानियों में से एक है। बेशक सब प्रकार की सुविधाएं हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था है और बहुत अच्छा शहर है। आने वाले समय में विश्व स्तरीय शहर हमारा रायपुर बनेगा और छत्तीसगढ़ को तो प्रकृति ने इतना आशीर्वाद दिया है, पर्यटन के इतने केंद्र हैं। दुनिया में जैसा सुंदर वन, छत्तीसगढ़ जैसा सुंदर वन दुनिया में कहीं नहीं होगा। इतना सुंदर वन है, प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से देखने की महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी अभी हमने सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग किया पार्टी का जी। किया कहाँ? एकदम सुदूर मैन पार्ट में, और मैन पार्ट को हम लोग छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। वहां देखने की प्रकृति की अद्भुत छटा है। तिब्बत के जो शरणार्थी है वो वहां रहते हैं, वहां पर वो अपना रोजगार करते हैं, काम करते हैं और प्रकृति के अद्भुत नजारे वहां पर हैं। पानी उल्टी बहती है और जमीन स्पंज की जैसी जमीन है, जिसे हम लोग दलदली कहते हैं। जब आप उस पर उछलेंगे तो वो स्पंज की तरह आपको उछालता है। ऐसे अद्भुत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी ऐसी अद्भुत नजारे छत्तीसगढ़ में हैं और इसीलिए इस बार हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है ताकि पर्यटक आए, उस रूप से इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिले। ऐसी योजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ यकीनन बहुत खूबसूरत है और रायपुर तो मैं भी कई बार गई हूँ। यकीनन आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कि दिल्ली छोड़ करके रायपुर में बस गए, उनको इतना अच्छा वहां पर लगता है। एक और प्रश्न, क्योंकि आपने सरगुजा की बात की, आजकल राजा साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं टी.एस. सिंहदेव की बात कर रही हूँ। आप नक्सल विरोधी जो भी अभियान चलाते हैं वो पोस्ट कर देते हैं, सरकार की तारीफ कर देते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब अच्छा काम होता है, और ये सभी को करना चाहिए, जब अच्छा काम है तो दलगत राजनीति से उठकर उस काम की सराहना करना चाहिए। वजह भी है कि विकास की पहली शर्त है शांति। शांति के बिना विकास संभव नहीं है। कितनी कठिनाइयां होती है जब वो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है, वहां सड़कें हम नहीं बना पाते, स्कूल नहीं बना पाते, विकास की और सुविधाएं नहीं लेकर जा पाते। वहां के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। क्यों उस अंचल के बच्चे शिक्षा से, स्वास्थ्य से महरूम रहे, क्यों शुद्ध पेयजल से महरूम रहे। और इसलिए टी.एस. सिंहदेव जी ने जो सरकार के कामों को प्रशंसा किया है, निश्चित रूप से टी.एस. सिंहदेव जी धन्यवाद के पात्र हैं और अच्छे काम की सराहना तो करनी ही चाहिए। बेशक। बस्तर की आपने बात की, हम देखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने की आप लोगों की कोशिश रहती है। अभी हमारे बीच नितिन गडकरी सभी मौजूद थे।
आपने एक पत्र भी लिखा था बस्तर के लिए, केशकाल घाटी के लिए, बाईपास के लिए। आपने पत्र में ऐसा क्या लिखा कि लिखने के फौरन बाद मंजूरी मिल गई, स्वीकृति मिल गई 300 करोड़ की? बस्तर को जोड़ने वाली मुख्य जो मार्ग है उसमें केशकाल घाट पड़ता है और वर्षों से विशेषकर बारिश के दिनों में कई कई घंटे तक जाम लगती थी, दुर्घटनाएं भी होती थी। वो दुर्गम पहाड़ी है और इसलिए एक विकास में भी वो बाधा थी, लोगों को आने जाने में भी वो बाधक थी। और जब माननीय नितिन गडकरी जी के सामने ये विषय हमने रखा, तब उन्होंने केशकाल घाट में बाईपास निर्माण के लिए 308 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। अब आने वाले समय में वो केशकाल घाट का जब निर्माण हो जाएगा तो वो केवल बाईपास का निर्माण नहीं, बस्तर के और छत्तीसगढ़ के विकास की वो रेखा बनने वाली है। और अभी भी हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको इतना सुंदर बनाया है कि आप भी कभी उस रोड पे जाएं और उस घाट को देखें तो आपको लगेगा मैं तो सेल्फी लूं और वीडियो बनाकर डालूं। और बहुत लोगों ने डाला भी है, बहुत सुंदर चित्रकारी कर दी है, सजा दिया है, पर बहुत सक्रिय है। और अब बाईपास रोड बनने से बहुत लाभ मिलेगा। नितिन गडकरी जी का पूरा सहयोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिल रहा है। क्योंकि खनिज प्रधान राज्य है हमारा और इसलिए सड़क अच्छी हो, मजबूत हो, दूर तक सड़कें हों, गांव-गांव तक सड़कें हों, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी मदद कर रही है। नितिन गडकरी जी का पूरा आशीर्वाद प्रदेश को मिल रहा है और तेज गति से हम सड़कों के विकास में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। जो नदी उल्टी धारा में बहती है, मैं देख रही थी कि जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर गए थे, बकायदा वो भी आश्चर्यचकित हो गए उसको देख करके। लेकिन अब बात अगर मैं अरुण साफ की करूं तो आजकल भूपेश बघेल को बहुत प्रेम आ रहा है, हर बात पे आप पे निशाना साध देते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि अरुण साहब बहुत सेफ प्ले करते हैं, ऐसा क्या करते हैं आप? देखिए, मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, सामान्य परिवार से हूं। मेरे स्वभाव में रहा है बचपन से, जब मैं 8-9 साल का था तब से जो काम मेरे जिम्मे होता है मैं उसमें डूब जाता हूं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से मैं काम करता हूं। आज उप मुख्यमंत्री के नाते पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और वास्तव में छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, जैसे छत्तीसगढ़ की दर्द को, तकलीफ को देश में किसी ने महसूस किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महसूस किया था और हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया। उनका सपना था कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इतना खूबसूरत प्रदेश है, कितने सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, लेकिन अभाव में जी रहे हैं। और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। लेकिन 5 साल कांग्रेस की सरकार ने फिर से छत्तीसगढ़ में जो दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, अपराध का गढ़ बनाया और न जाने क्या क्या किया, छत्तीसगढ़ का इतना नुकसान किया। हमारी चुनौती इसी बात को थी कि छत्तीसगढ़ को गलत दिशा में जाने से रोके और एक ऐसी सरकार बने जो अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण करे। और हम उसी दिशा में लगे हुए हैं और विपक्ष के साथी जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं उन्हें भी समझ में आता है कि आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई की गूंज भी खूब सुनाई देती है। खासतौर पर भूपेश बघेल ये कहते हैं और इसको लेकर के भी सवाल उठाते हैं। देखिए, कुछ जो बड़े घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, ये तो ऐसे घोटाले थे जो आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय पहले ही बन गया था। 25 रुपए प्रति टन कोयले में लेवी की वसूली, जन जन को पता था कि ये किया जा रहा है। शराब का घोटाला हो रहा है, नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचा जा रहा है। एक शराब की दुकान में
2 काउंटर लगाकर बेचे जा रहे हैं, एक नेताओं की तिजोरी में जा रहा है, एक सरकार के खजाने में जा रहा है। ये आम लोगों को पता था। जब आम लोगों को पता है तो केंद्रीय एजेंसियां तो आंख बंद नहीं कर सकती हैं। और केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक जितनी कार्यवाहियां की है, एक की भी जमानत नहीं हुई है। 2 साल से जेल में है, एक की जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब केंद्रीय एजेंसियों के पास पुख्ता तथ्य और साक्ष्य उनके खिलाफ मौजूद हैं। और इसलिए केंद्रीय एजेंसियां जो कर रही है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का काम, इसके आधार पर कर रही है। और जो जो भी दोषी होगा वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने वाले कोई सुरक्षित नहीं होंगे, जेल में ही उनकी जगह होगी। क्योंकि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है। एक तो आपको राष्ट्रपति से सम्मान मिला, 6 पुरस्कार मिले। दूसरा ये क्योंकि हमारी तो टैगलाइन भी है विकसित भारत 2047। आज एक दिन छत्तीसगढ़ का भी विजन डॉक्यूमेंट जारी होने वाला है, तो उसमें क्या है और विकसित भारत 2047 के लिए छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ 2047 अजोर। छत्तीसगढ़ का, जैसे मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में अकूत क्षमता है, खूब ताकत है। छत्तीसगढ़ को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। इतनी ताकत छत्तीसगढ़ के पास है। कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को एड्रेस करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और इसलिए आज जो हमारे सामने चुनौती है निवेश और विशेषकर फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं के बराबर है। और जब निवेश होगा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनका प्रोसेसिंग हमारे छत्तीसगढ़ में होगा तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। तो हर क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में रोजगार की कमी है, उसको कैसे बढ़ाना, ऐसे समन्वित रूप से ये हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है पूरे प्रदेश भर के लोगों से सलाह मशविरा करके, और इस संकल्प के साथ कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में निश्चित बनेगा और तब छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और हमारे सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र कहते हुए कि स्टेट मेक्स द नेशन, अगर राज्य तरक्की करेगा तो देश जाहिर की तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका।